गाड़ियों से भरे एक सुरंग में एक आदमी सब कुछ दांव पर लगाकर एक पीली स्पोर्ट्स कार का पीछा करता है। इसकी नज़रें ड्राइवर पर जिमी होती हैं और उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा होता है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें जहन्नम तक घसीट ले जाऊंगा। वो तिजोंग है, एक मेहनती डिलीवरी बॉय जो शाज़ व नादिर ही आराम करता है। एक रात जब वो अपने एक साथी के साथ बातें कर रहा होता है, एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की अचानक उनका खाना छीन कर ज़मीन पर फेंक देती है, सिर्फ इसलिए कि इसके साथी से गलती से इससे टकरा गया था। बर्बाद शदा खाने को देखकर तिजोंग गुस्से से भर जाता है। वो फौरन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हर गिल्ली कूचे से वाकिफ होने की वजह से वो जल्द ही स्पोर्ट्स कार को जा लेता है और ऐन इसके सामने मोटरसाइकिल रोक देता है। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो खाना वापस गाड़ी में फेंकता है और चीखते हुए कहता है, पैसे अदा करो। तब जाकर उन अमीर बच्चों को एहसास होता है कि उन्होंने गलत आदमी को छेड़ लिया है और वो घबरा कर फौरन पैसे दे देते हैं। ये मामला निपटाने के बाद तिजोंग अपने छोटे भाई तिजिन को देखने स्कूल जाता है। दोनों ने एक साथ परवरिश पाई थी। माँ के जल्द इंतकाल के बाद वो एक दूसरे पर ही इन्हिसार करते रहे। तिजोंग इसे याद दिलाता है कि कल वो अकेला ही माँ की कब्र पर हाजिरी देगा, क्योंकि तिजिन को आने वाले इम्तिहान पर तवज्जो दीनी है। काम खत्म होने के बाद वो जल्दी से घर लौटता है और दोस्तों के साथ बाग को सजाता है। असल में वो और उसकी गर्लफ्रेंड सौजी मिलकर एक फूलों की दुकान खोलने का मंसूबा बना रहे हैं। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इसने बैंक से बड़ा कर्ज लिया था, इसीलिए वो मुसलसल मेहनत कर रहा है। खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अगली सुबह तिजोंग जल्दी उठकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नाश्ता बनाता है। रात की सफाई के बाद वो एक और मसरूफ दिन के लिए निकल पड़ता है। एक डिलीवरी मुकम्मल करते ही लिफ्ट बंद हो जाती है तो वो जल्दी में सीढ़ियाँ लेता है। वहाँ इसे एक कमज़ोर बीमार दरख्त नजर आता है। वो इसकी देखभाल के तरीके पर एक नोट छोड़ता है और फौरन आगे बढ़ जाता है। अगली डिलीवरी के दौरान वो एक बूढ़ी औरत को सूटकेस के साथ जिदोजहद करते देखता है, तो वो इसकी मदद करके सूटकेस पहाड़ी रास्ते पर ऊपर ले जाता है। इसी रात जब वो जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता है, इसके पास रखा फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन उठाकर इसे एहसास होता है कि ये किसी और का है जो शायद वहीं गिर गया था। वो इसे किसी सहूलत स्टोर पर छोड़ने का सोचता है, मगर फ़ोन पर मौजूद औरत इससे मिन्नत करती है कि वो फ़ोन सीधा इसे ही पहुंचा दे। वो इनाम के तौर पर 3 लाख वोन देने की पेशकश भी करती है। कुछ इजाफी कमाने की नीयत से तिजोंग इस पते पर पहुंचता है जो वो देती है, मगर वहाँ एक सुनसान और खाली सुरंग होती है। औरत दोबारा फ़ोन करती है और कहती है कि इतनी रात को वो किसी अजनबी से मिलने से डरती है, इसलिए वो फ़ोन सुरंग के अंदर मौजूद एक काल बॉक्स में छोड़ दे। तिजोंग उलझन में होता है, मगर उसकी बात मान लेता है। फ़ोन छोड़कर जब वो मुतमईन होकर वापस जा रहा होता है तो एक तेज़ रफ्तार ट्रक बाल इसे कुचलने से रह जाता है। अगले दिन जब वो मामूल के मुताबिक पौधों की देखभाल कर रहा होता है, अचानक पुलिस आकर इसे रैप और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। हाल ही में एक नौजवान लड़की को बेरहमी से कत्ल करके इसके टुकड़े किए गए थे। किसी वजह के बगैर पुलिस फौरन तिजोंग को ही कातिल करार दे देती है। सदमे और गुस्से में तिजोंग बार बार कहता है कि वो मकतूला को जानता तक नहीं, मगर पुलिस केस की संगीनी दोहराती रहती है और इसे छोड़ने से इनकार कर देती है। जल्द ही इसके दोस्त थाने पहुंचते हैं और बुरी खबर देते हैं। इसकी सारी ज़ाती मालूमात इंटरनेट पर लीक हो चुकी है और उसकी फूलों की दुकान की दीवारों पर भी मर जा कातिल और जैसे नारे लिख दिए गए हैं। बाद में सौजी थाने आती है तो तिजोंग टूट कर चीखता है कि वो बेगुनाह है और उसने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। सौजी उसके किरदार पर यकीन करती है और इसे बचाने की किस्म खाती है। वो फौरन एक वकील किराया पर लेती है जो कहता है कि इस वक्त सबसे अहम चीज़ तिजोंग का एलिबाई, बेगुनाही का सबूत तलाश करना है। खुशकिस्मती से इसकी हर फूड डिलीवरी का रिकॉर्ड मौजूद होता है। दोस्तों और ख़ानदान की मदद से वो सिर्फ एक दिन में इसके पिछले 2 दिनों की मुकम्मल टाइमलाइन तैयार कर लेते हैं। वकील को एतमाद हो जाता है कि इतने मजबूत सबूत के साथ वो अच्छा दिफा कर सकते हैं, मगर कोई नहीं जानता था कि मामला एक चौंका देने वाला रुख इख्तियार कर लेगा। अगरचे जीपीएस डेटा और तिजोंग की नकलो हरकत वकील की पेश करदा टाइमलाइन से मील खाती है, फिर भी प्रोसिक्यूशन 3 बड़े शकूक उठाती है। कत्ल वाले दिन वो मकतूला के घर डिलीवरी के लिए गया था और ऊपर जाने और वापस आने में इसे मामूल से ज़्यादा वक्त लगा। तिजोंग वजाहत करता है कि वो एक दरख्त की देखभाल के लिए रुका था और नोट छोड़ा था जिसमें चंद मिनट लग गए। प्रोसिक्यूशन इससे पूछती है कि वो सूटकेस क्यों उठाए हुए था। तिजोंग बताता है कि इसने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी, मगर फौरन एक तस्वीर दिखाई जाती है। जुर्म की जगह पर मिला सूटकेस बिल्कुल वैसा ही था। तिजोंग साकित रह जाता है और दिल में बुरा एहसास जाग उठता है। सिवम इससे पूछा जाता है कि मकतूला का फ़ोन उसके पास क्यों था और सहूलत स्टोर की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। तिजोंग जल्दी से कहता है कि इसने फ़ोन उठाया था और वापस करने वाला था, मगर प्रोसिक्यूटर जवाब देता है कि जिस सुरंग में इसने फ़ोन रखा वो लाश मिलने की जगह से चंद ही मीटर दूर थी। फिर फैसला कुनवार आता है।
مقتولہ کے جسم سے تیجونگ کا ڈی این اے ملتا ہے۔ پراسیکیوٹر اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے اتنا ہولناک جرم کیوں کیا۔ تیجونگ بار بار چیختا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ حالات مزید خراب ہوتے ہیں جب پراسیکیوٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ جس درخت کا تیجونگ ذکر کر رہا تھا اسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی شام سوجی دوبارہ آتی ہے اور بتاتی ہے کہ وکیل نے کیس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تیجونگ مایوسی میں ڈوب جاتا ہے۔ اچانک سوجی اس سے اس کی کلائی دیکھنے کو کہتی ہے۔ جرم کی تصاویر میں اس نے وہ جوڑے والی بریسلٹ دیکھی تھی جو اس نے کبھی تیجونگ کو دی تھی۔ تیجونگ جم سا جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کی بریسلٹ کہاں ہے۔ سوجی ٹوٹ جاتی ہے، وہ اب خود کو اس پر یقین کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی اور روتے ہوئے رشتہ ختم کر دیتی ہے۔ آخرکار تیجونگ کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے لیے اب صرف اندھیرا باقی رہ جاتا ہے۔ جب وہ جینے کی خواہش کھونے لگتا ہے، ایک سرکاری وکیل کم اس سے ملنے آتا ہے۔ اس نے یہ کیس اتفاقنہ سنا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، جیسے کوئی پہلے سے لکھی ہوئی کہانی ہو۔ وہ تیجونگ سے کہتا ہے کہ ہر چھوٹی تفصیل یاد کرے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ پوری کوشش کرے گا۔ اس کی باتوں سے تیجونگ کے دل میں امید کی ہلکی سی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ وہ کم کو بتاتا ہے کہ جرم کی جگہ ملی بریسلٹ اس کی نہیں ہے۔ بعد میں اسے یاد آتا ہے کہ وہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کے ہاسٹل میں چھوڑ آیا تھا۔ کم کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہی کیس پلٹنے کی کنجی ہو سکتی ہے، اور وہ تیجونگ کو خبردار کرتا ہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے، مگر تیجونگ کو سکھ کا سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ دوسرے قیدی اسے بری طرح مارتے ہیں۔ وہ سب ذلت اور ظلم خاموشی سے سہتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آخرکار انصاف ملے گا، مگر حقیقت ایک اور کاری ضرب لگاتی ہے۔ کم اسے دل دہلا دینے والی خبر دیتا ہے، تیجونگ کے بھائی نے خودکشی کا نوٹ چھوڑ کر اپنی جان لے لی ہے۔ بھائی کی موت اس کے لیے آخری صدمہ ثابت ہوتی ہے۔ خوشگوار یادوں کو یاد کر کے تیجونگ اتنا روتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی رات وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی ختم کر کے بھائی سے جا ملے۔ خواب میں وہ تیجن کو روتے ہوئے دیکھتا ہے جو چیخ کر کہتا ہے، تم نے خودکشی کیوں کی؟ مجھ سے دور رہو، بس چلے جاؤ۔ تیجونگ ہڑبڑا کر جاگتا ہے اور خود کو اسپتال کے بستر سے بندھا ہوا پاتا ہے۔ ڈاکٹر فوراً اسے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں یہ تیسری بار ہوتا ہے کہ اس نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ درد اور مایوسی میں ڈوبا ہوا تیجونگ ایک چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے دوست ہر مہینے اس سے ملنے آتے ہیں، وہ کسی سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد محافظ اسے ایسٹر کی عبادت کے لیے چیپل لے جاتے ہیں۔ وہاں ایک قربان گاہ کا خادم سنک اس کے پاس آتا ہے اور اسے کیک کا ایک ٹکڑا دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی قیدی ہے اور 15 سال سے یہاں ہے، اس لیے وہ تیجونگ کے احساسات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ باقی زندگی کو خدا کا تحفہ سمجھے اور وہ سب کرے جس کا اسے کبھی افسوس رہا ہو۔ یہ الفاظ تیجونگ کے اندر جینے کی خواہش دوبارہ جگا دیتے ہیں۔ اسی دن سے وہ اپنے لیے ایک سخت معمول بنا لیتا ہے۔ جن اوقات میں اسے ستایا جاتا ہے ان کے سوا وہ ہر لمحہ پڑھائی، تربیت، نئی مہارتیں سیکھنے اور باغ میں بیج بونے میں گزارنے لگتا ہے۔